नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं परसेंटेज संबंधी चैप्टर की 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मैं छठा पार्ट लेकर आपके लिए आया हूं। तो अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ से। और देखिए क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। और देख दूसरा प्रत्याशी और है जिसने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। तो कुल पूर्णांक अपन को बताना है। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। बड़े ही इजी मेथड से अपन सोल्व करेंगे, बिना एक्स माने ही क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। देखिए कैसे बिना एक्स माने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो देखिए। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। तो एक प्रत्याशी है जिसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 30% अंक। कितने प्रतिशत अंक, 30% अंक। और कह रहा है कि वह 6 अंकों से फेल हो गया। तो वह 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसके 6 अंक और आ जाते, उस विद्यार्थी के यदि 6 अंक और आ जाते तो वह पास मार्क के बराबर नंबर नहीं आ जाते क्या उसके। तो ये पास मार्क के बराबर नंबर आ जाते उसके, पास मार्क। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक अन्य प्रत्याशी और है, एक अन्य प्रत्याशी और है जिसके बारे में क्या कह रहा है कि 40% अंक प्राप्त किए। तो उसने दूसरे प्रत्याशी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए। और कह रहा है क्वेश्चन में पास होने वाले न्यूनतम अंकों से, पास होने वाले न्यूनतम अंक का मतलब पूर्णांक से, सॉरी पास मार्क से, तो न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि इसमें से अपन 15 अंक कम कर दे, 15 अंक कम कर दे, 15 अंक कम कर दे तो ये भी तो पास मार्क के बराबर ही नंबर हो गए हैं। ये भी तो पास मार्क के बराबर ही नंबर है ये भी। अब आगे देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये भी पास मार्क के बराबर नंबर है, ये भी पास मार्क के बराबर नंबर है, यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है। तो इसका मतलब है ये परसेंटेज वैल्यू है, ये भी परसेंटेज वैल्यू है। इस परसेंटेज वैल्यू में से इस परसेंटेज वैल्यू को घटा दीजिए। तो घटाया तो कितना आया, 10% आया। अब आगे देखिए, इस 6 में से इस 15 को घटाना है, इस 6 में से 15 को घटाना है। तब देखिए घटाना ही है अपन को। तब ये 6 में से 15 किस तरह से घटेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। 6 में से 15 को घटाना है, 15 के आगे तो माइनस का चिन्ह पहले से ही है और माइनस का चिन्ह अपन को घटाना है। तो इस तरह से घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इसका मतलब 21 हो गया है। तो घटाने पर कितना आया है, 21 आया है। अब देखिए, सॉरी 21 है ये। अब आगे देखिए, ये 10% की वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, ये संख्यात्मक वैल्यू है। तो ये परसेंटेज वैल्यू है, ये संख्यात्मक वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। तो अब देखिए अपन से पूछे है पूर्णांक, पूछा है तो पूर्णांक। अब देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो अब देखिए कैसे सोल्व करना है। 10% है, 21 के बराबर है, 10% है जो 21 के बराबर है। देखो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये 21 के बराबर है, तो 10 का भाग इसमें देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। अपन को क्या करना है, पूर्णांक बताना है। तो पूर्णांक की बात अपन 100 पे बात करेंगे। तो 100 के लिए, पूर्णांक के लिए 100 से गुणा किया, यानी टोटल के लिए, टोटल के लिए अपन ने क्या किया, 100 से गुणा किया। इसे ही सोल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना पूर्णांक था, 210 अंकों का क्या था, पूर्णांक था। तो वह पेपर कितने का था, 210 अंकों का पेपर था। यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो प्रत्याशी थे जिसमें एक प्रत्याशी को 30% अंक प्राप्त हुए तो वह 6 अंकों से फेल हो गए। यदि उसके 6 अंक और ऐड हो जाते, 6 अंक और ऐड हो जाते तो वह पास मार्क के बराबर नंबर ले आता। तो दूसरे प्रत्याशी के बारे में क्या कह रहा है कि यदि 40% अंक प्राप्त किए उसने, तो वह न्यूनतम पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो 15 अंक अधिक प्राप्त कर रहे थे, 15 अंकों को और घटा दे इसमें से, तो वो भी पास मार्क के बराबर ही नंबर होंगे। ये भी पास मार्क, ये भी पास मार्क, दोनों वैल्यू बराबर। तो दोनों परसेंटेज वैल्यू में से परसेंटेज वैल्यू घटा दी है, संख्यात्मक वैल्यू में से संख्यात्मक वैल्यू का अंतर ले लिया है। ये परसेंटेज वैल्यू है या संख्यात्मक वैल्यू, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो 10% का भाग इसमें दे दिया
एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अपन को बताना है पूरा पूर्णांक बताना है तो 100 से गुणा कर दिया टोटल के लिए, तो कितना आया 210 पूर्णांक आया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना किस टाइप से है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है दूसरा, एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां ने भाग लिया। 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियों ने भाग लिया, तो उसमें 50% लड़के हैं और 40% लड़कियां है जो परीक्षा में क्या होती है, उत्तीर्ण होती है, का मतलब पास होती है। ये पास हो गई है ये। तो अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछा है, यानी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछा है। अब देखिए, ये तो पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत है, वो अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षाओं का प्रतिशत पूछ रहा है। तो अपन पास होने वाले विद्यार्थियों के परसेंटेज को अनुत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों के परसेंटेज में बदल लेंगे पहले। तो इसको देखो कैसे सोल्व करना है। तो एक तरफ से बॉय है, तो बॉय कितने हैं, 1100 बॉय है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो गर्ल कितनी है, गर्ल है 900 गर्ल है, गर्ल 900 गर्ल है। दोनों कितने हो गए होंगे, दोनों बॉय और गर्ल मिला के दोनों कितने हैं, दोनों का योग कितना आया है, 2000 हो गया है दोनों का योग। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़के तो 50% है। अब लड़के 50% है जो तो उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अपन को अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना चाहिए। तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत वैल्यू बताना है अपन को, तो लेकिन अनुत्तीर्ण का ही अपन ये क्या करें, 50% को अनुत्तीर्ण में बदल लेंगे, तो इसका मतलब 50% ही क्या हो गए होंगे, पास हो गए होंगे। तो 50% से ही इसको गुणा कर देंगे डायरेक्ट ही संख्यात्मक वैल्यू को इसको। अब आगे देखो, और कह रहे हैं लड़कियां 40% है, तो लड़कियां कितनी परसेंट है, 40%। तो इसका मतलब 60% लड़कियां है जो क्या हो रही होंगी, फेल हो रही होंगी, तो 60% से इसको गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो परसेंटेज चिन्ह है, परसेंटेज चिन्ह को हटाएंगे तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 11 × 50 बटे परसेंटेज वैल्यू को हटाया, बट्टे में 100 लगाया, 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, तो 11 5 55, 11 5 55, यानी 550। तो विद्यार्थी इस तरह से इसको सोल्व करने पर ये आए। तो अब देखिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 900 को 60% निकाला, 900 का 60% परसेंटेज वैल्यू को हटाया, बट्टे में 100 लगाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 6 54, 9 6 54 हो गया है, 9 6 54, देखिए 9 6 54 हो गया है। इसको दोनों को भी ऐड कर देंगे, तो दोनों का ही ऐड किया तो कितना वैल्यू आया है, 0 की 0 आ गई है, 5 और 4 9 हो गए हैं, और 5 और 5 10 हो गए हैं, यानी कि 1090 आ गया। तो इसका मतलब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछा है, तो परसेंटेज वैल्यू बतानी है। 2000 में से इतने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, इतने परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे, परसेंटेज वैल्यू अपन को बताना है, यानी कि 2000 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी तो 2000 है, 2000 में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, लड़के और लड़कियां दोनों मिला के कितने फेल हो रहे हैं, 1090। इनटू परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो 100% से गुणा करना है अपन को। इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दो, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, तो इसे सोल्व कर लीजिए, 2 का भाग दीजिए, 2 पंजो 10 हो गया है, 2 पंजो 10 हो गया है, बच गया 0, कुछ भी नहीं बचा। आप 9 में भाग दे देंगे तो 2 चौके 8 हो गए हैं, बच गया 1 है, 2 पंजो 10 है। तो ये परसेंटेज वैल्यू आ गया है, 54.5% विद्यार्थी क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये परसेंटेज वैल्यू है। और संख्यात्मक वैल्यू पूछे तो 1090 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यही क्वेश्चन में पूछा है, एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं, जिसमें से 50% लड़के तो पास होते हैं और 40% लड़कियां पास होती है। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत वैल्यू अपन से पूछा है, प्रतिशत वैल्यू अपन को बताना था। तो अपन देखिए, तो इस तरह से अनुपात दे रहा को तो डायरेक्ट ही संख्या तो परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट ही गुणा कर देते हैं। तो परसेंटेज वैल्यू को डायरेक्ट ही गुणा कर दिया है अपन ने, लेकिन अपन को पास का परसेंटेज दे रहा है, तो इसे अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परसेंट में चेंज किया है। 50% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे, 50% ही लड़के। तो लड़कियां 40% पास हो रही है, तो 60% लड़के क्या हो रहे हैं, लड़कियां क्या हो रही होंगी, अनुत्तीर्ण हो रही होंगी। ठीक है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू तो ये है 60, इससे डायरेक्ट ही गुणा किया तो ये वैल्यू अपने पास आई है। इन दोनों का योग किया तो ये आया है, ये दोनों का योग ही है ये। ठीक है, सारणी में दे रखा है जो
अब देखिए अपन को 2000 में से 1190 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 2000 में से 1090 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो इनका परसेंटेज वैल्यू बताना था तो 100% से गुणा कर दिया और आंसर आया है 54.5%। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। देखिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले। कितने परसेंट अंक मिले, 30% अंक, तथा वह 12 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले। तो कितने अंक मिले, 40% अंक मिले दूसरे विद्यार्थी को। उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक क्या प्राप्त कर लिए, अधिक प्राप्त किए हैं। कितने अधिक प्राप्त किए हैं, 28 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो पास होने के लिए नियत अंक क्या थे, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो नियत अंक का मतलब हो गया है पास मार्क। पास मार्क अपन से पूछा है, ये क्वेश्चन में अपन को बताना है पास मार्क। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है वो देखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले। अब एक विद्यार्थी तो है ये जिसको कितने परसेंट अंक मिले, 30% अंक मिल गए। और आगे कह रहे हैं और वह 12 अंकों से फेल हो गया। यदि उसकी 12 अंक और आ जाते तो वह पास मार्क के बराबर नंबर नहीं आ जाते क्या, उसके पास मार्क के बराबर नंबर नहीं आ जाते क्या, आ जाते। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी और है, सेकंड विद्यार्थी और है। उसके बारे में क्या कह रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसे 40% क्या किए, अंक मिले। कितने अंक मिले, 40% अंक मिल गए। ये आगे कह रहा है उसे पास होने वाले नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए। नियत न्यूनतम अंक यानी पास मार्क से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि 40% अंक में से 28 अंकों को अपन घटा दें तो वो भी पास मार्क के बराबर नंबर नहीं आ जाएंगे क्या, पास मार्क के बराबर नंबर नहीं आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे। आगे देखिए। अब देखिए वही वैल्यू आ गई है पिछले क्वेश्चन जैसे ही। फर्स्ट पास मार्क है, सेकंड का पास मार्क है, तो दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब है कि इसका परसेंटेज वैल्यू को घटा देंगे तो अपना परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। तो इसके परसेंटेज वैल्यू में से इसके परसेंटेज वैल्यू को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10% आएगा। आगे देखिए इस परसेंटेज वैल्यू, इस संख्यात्मक वैल्यू में से इस संख्यात्मक वैल्यू को घटाएंगे तो घटाने तो कितना हो जाएगा, 28। माइनस का चिन्ह पहले से ही लग रहा है तो घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी जुड़ जाएंगे तो 40 हो जाएगा। इसका मतलब है 10% है जो इस संख्यात्मक वैल्यू के बराबर है। ये पास मार्क है, ये पास मार्क के बराबर है। तो अब देखिए कैसे सोल्व करना है वो देखिए। 10% है, इसके बराबर है, तो पहले पास मार्क देख लीजिए कितना आएगा। 10% है जो 40 के बराबर है। इसका भाग 1 यूनिट के लिए 10% का भाग देंगे तो 10% का भाग अपन ने दे दिया है। अपन से पूछे पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंक। अब पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंक यानी 30% प्लस 12, तो इसको सोल्व करेंगे। चाहे इसको सोल्व कर लीजिए, इससे पास मार्क भी आ जाएगा और इससे भी पास मार्क आ जाएगा, तो किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इससे ही सोल्व कर लेते हैं। तो ये 30% निकाल लेते हैं पहले इसका। तो इसका 30% निकाल के फिर 12 बाद में जोड़ देंगे। तो पहले इसका 30% निकाल लीजिए। परसेंटेज वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 तिये 12, तो 4 तिये 12 यानी 120 हो गया है। अपन को पूछा क्या है, नियत अंक पूछा यानी पास मार्क पूछे है। तो पास मार्क देखिए, पास मार्क के लिए इसका 30% तो अपन निकाल चुके हैं। 12 और ऐड करना है इसमें, तो 12 ऐड और कर देंगे इसमें, तो 12 ऐड और कर देंगे। इसका 30% कितना हो गया, 4 तिये 12 यानी 120। 120 में 12 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
132। तो 132 अंक क्या थे, उसके पास मार्क थे, ये पास मार्क आए हैं। तो ये पास मार्क आए हैं, जो 132 अंक है जो पास मार्क आए हैं। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपना कह रहा है किसी प्रत्याशी के किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से फेल हो गया, 12 अंक और आ जाते और ऐड हो जाते तो वह पास मार्क के बराबर नंबर ले आता। आगे देखिए सेकंड के बारे में क्या कह रहे हैं, यदि दूसरे विद्यार्थी के 40% अंक प्राप्त हुए और वह 28 अंक न्यूनतम प्राप्त होने वाले अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिक कम ज्यादा अंतर ही होता है, तो इसका भी अंतर कर दिए, मतलब कि अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब 40% में से 28 घटा देंगे तो वही पास मार्क के बराबर नंबर आ जाएंगे। 30% है, ये 40% है, परसेंटेज वैल्यू में से परसेंटेज वैल्यू घटाया, संख्यात्मक वैल्यू में से संख्यात्मक वैल्यू घटाया तो 40 आ गया। अब यहाँ से अपन से पूछा है नियत अंक पूछे हैं, तो नियत अंक यानी पास मार्क पूछे, तो पास मार्क है यानी 30% निकाल सकते हैं, या फिर इससे 40% और 28 घटा के निकाल सकते हैं। कैसे भी निकाल सकते हैं, तो 10% वैल्यू है, 40 अंक के बराबर है, 40 के बराबर है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है, तो ये परसेंटेज वैल्यू है, ये 30% अपन को पास मार्क यानी नियत अंक अपन को बताना है। इससे गुणा किया, अपना आया 120। यदि 32 अंक और ऐड करेंगे तभी तो पास मार्क आएगा, तो इसकी वैल्यू के लिए 12 और जोड़ दिया, तो पास मार्क आया है 132 अंक। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखिए। किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात अपन को दे रखा है, अनुपात दे रखा है बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात। तो अनुपात दे रखा है, जो क्या दे रखा है यहाँ पे लिख देते हैं, 4:1 का अनुपात दे रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि लड़कों के 75% को और लड़कियों के 70% को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, यानी छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो नहीं है मिलती का अपन से क्वेश्चन में पूछा है, और दे क्वेश्चन में अनुपात परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, जिनको मिलती है स्कॉलरशिप मिलती है उनका परसेंटेज वैल्यू दे रखा है। तो अपन के अनुपात दे रखा है, तो डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से गुणा कर देते हैं, अपन डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से गुणा कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो अपन देखो 75% को तो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कितने को नहीं मिल रही होगी, यहाँ पे कितने लड़कों को, तो 75% को मिल रही है, तो 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। तो अब देखिए 4 को 25% से गुणा करेंगे तो क्या कौन सी वैल्यू आएगी, 25 चौके 100 आ गया है, तो 100 आ गया है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू के लिए अपन ने 100 पे ही तुलना कर रहे हैं, तो परसेंटेज वैल्यू को हटा सकते हैं अपन यहाँ पे। अब देखिए 70% लड़कियों को क्या मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कितने परसेंट को नहीं मिल रही होगी, 30% को नहीं मिल रही होगी। अब देखिए 30% को नहीं मिल रही है, इससे गुणा किया तो 30 हो गया है। अपन क्या करें, गर्ल और बॉय यानी दोनों के अनुपातों का भी योग कर लेते हैं, क्योंकि अपन से पूछे कितने प्रतिशत टोटल विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन ने अनुपातों का भी योग कर दिया। तो इसका भी योग कर देते हैं, देखिए इसका भी योग कर दिया, तो इसका भी योग किया तो क्या आया, 130 आया है, 130 आया है। इसका भी योग किया तो 130 आया है, 130 आया। अभी 130 है जो इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं, इस वैल्यू के बराबर, इसका मतलब 5 का भाग 130 में दे दीजिए, वही परसेंटेज वैल्यू अपन को प्राप्त हो जाएगी। ये परसेंटेज वैल्यू है 25%, ये 30%, इसका भाग इसमें दे दीजिए तो कितना आएगा, 5 दूनी के 10 बच गए 3, 5 6 का 30, यानी 26% विद्यार्थी ऐसे हैं कुल विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप मिली नहीं है। 26% विद्यार्थी को स्कॉलरशिप को छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो ये अपना आंसर आ गया है। 26%
को छात्रवृत्ति नहीं मिली, स्कॉलरशिप नहीं मिली। यही अपना आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर में किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 4:1, जिसमें से कह रहा है कि लड़कों को तो 75% को और लड़कियों के 70% को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो अपन डायरेक्ट अनुपात से गुणा कर देते हैं। तो अपन को नहीं है का क्वेश्चन पूछा है, छात्र स्कॉलरशिप नहीं मिलती है का क्वेश्चन अपन से पूछा है, तो इसका मतलब 75 को मिल रही है तो 25% को नहीं मिल रही होगी। इसका मतलब 70% लड़कियों को मिल रही है तो 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। तो इसका संख्या तो अपन ने परसेंटेज वैल्यू को इस अनुपात से गुणा किया 100 आया, इसके अनुपात को इससे गुणा किया 30 आया है। और देखिए तो इसका योग कर लिया तो 130 आ गया, अनुपातों का भी योग किया तो 5 आ गया है। तो 5 का भाग 130 में दिया तो क्या आया है, 26% आया है। तो 26% ही विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिली। और देखिए क्वेश्चन अपने, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 420 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकती है, गेहूं अधिक खरीद सकती है। तो गेहूं का अपन को आरंभिक मूल्य बताना है। आरंभिक मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम में क्या था वो अपन से क्वेश्चन में पूछा है। आरंभिक मूल्य पूछा है अपन से आरंभ में, यानी 20% की कमी होने से पहले का मूल्य अपन से पूछा हुआ है। तब देखिए इसके लिए भी मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, पिछले लाभ हानि के चैप्टर में अपन को ऐसे क्वेश्चन करने को मिले थे। अब देखिए यहाँ पे भी कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को। तो आरंभिक मूल्य का एक सूत्र है जो आपको याद रखना होगा, आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य का आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। वो सूत्र क्या है, कमी बटे 100 माइनस का कमी, 100 माइनस का कमी इंटू रुपए में मान बटे वस्तु का वजन किलोग्राम में। वस्तु का वजन अपन को बताना है जो किलोग्राम में बताना है, तो रुपए प्रति किलोग्राम में अपने आप ही आ जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र को आपको पुटअप करनी है। इस सूत्र में जो भी वैल्यू अपन को दे रखी है उसके अनुसार अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब देखिए प्रारंभिक मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक मूल्य के सूत्र में जो वैल्यू अपन को दे रखी है उसे रख देते हैं, प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य। तो कमी देखिए 20% की कमी हो रही है तो 20% को ऐसे कैसे रख दिया, 20 को। 100 माइनस का कमी कितने की हो रही है, 20 की कमी हो रही है तो 20 को ऐसे कैसे रख दिया। रुपए में वैल्यू कितनी दे रखी है, 420 रुपए दे रखी है। और किलोग्राम में वस्तु का वजन कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम वस्तु का वजन दे रखा है। तो रुपए प्रति किलो ये अपन ने लिख लिया है। अब देखिए इसे ही सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कीजिए। चलो अब देखिए प्रारंभिक मूल्य निकाल रहे हैं यहां से। तो 20 है, 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 ही प्राप्त होगा। 100 में से 20 को घटाया तो 80 ही प्राप्त हुआ। 420 है, ऐसे कैसे रख दिया है, बटे में है 5। अब देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं। 20 चौक 80 होता है। अब देखिए इसे पहले 4 से काट लीजिए या फिर 5 से काट लीजिए, पहले 4 से ही काट लीजिए। 4 एकम 4 बच 1 0 और उतार लेंगे, 4 पंजो 20, तो ये हो गया। अब इसका भाग इसमें आसानी से चला जाता है तो दीजिए भाग। 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5, यानी 21 रुपए प्रति किलोग्राम इस वस्तु का वजन आ गया है, 21 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यही अपना क्या है, आंसर है। इस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, 21 रुपए प्रति किलोग्राम। तो एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में अपन को कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में ये प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने का यह सूत्र काम में लेना है।
कमी बटे 100 माइनस का कमी इंटू रुपए बटे वस्तु का किलोग्राम में वजन। ये सूत्र को अपन बार बार लिखेंगे तो अपन को याद ऐसे ही हो जाएगा। तो अब देखिए प्रारंभिक मूल्य है, तो प्रारंभिक मूल्य में देखो 20% की कमी हो रही है, कमी बटे 100 माइनस का कमी इंटू रुपए में वैल्यू 420 है, 5 किलोग्राम वस्तु का वजन है। तो अपन को रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अपन को वस्तु का वजन बताना है, यानी आरंभिक मूल्य बताना है। तो प्रारंभिक मूल्य देखिए 20 बटे 100 में से 20 गया तो 80, 420 है, 5 है। इसको सॉल्यूशन किया, काटा पीटी करी, अपना आंसर आया 21 रुपए प्रति किलोग्राम, अपना आंसर आया है। तो और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने की है, उसको याद रखने की चीज क्या है वो देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संतरों के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है। कितने परसेंट की कमी हो जाती है? 30% की कमी हो जाती है। होने से 56 रुपए में 4 संतरे क्या होता है, अधिक खरीदे जा सकते हैं, अधिक खरीद सकते हैं। तो बताओ संतरों का घटा मूल्य। अब देखो यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है संतरों का घटा मूल्य क्या था, यानी 30% की कमी होने के बाद जो घटा मूल्य था उसके बारे में अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अपन पहले क्या करेंगे, पहले प्रारंभिक मूल्य तो ज्ञात कर ले, फिर बाद में घटा मूल्य अपने आप निकल आएगा। देखिए तो प्रारंभिक मूल्य के लिए अपन यही सूत्र काम में लेंगे, तो प्रारंभिक मूल्य के लिए अपन का यही सूत्र काम में लेंगे। तो कमी कितने की हो रही है, 30% की कमी हो रही है। 100 माइनस का कमी, तो 100 माइनस का कमी यानी कमी कितने की हुई है, 30 की हुई है, इंटू रुपए में वैल्यू कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। और 4 संतरे अधिक खरीदता है तो 4 वस्तु हैं, तो ये रुपए है, ये प्रति किलोग्राम में वस्तु है। ठीक है, 4 संतरे अधिक खरीदता है। तो अब देखिए इसे ही सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कीजिए इसे। तो 30 बटे 70 इंटू 56 बटे का 4, इसे काट लीजिए। 1 0 से इस 1 0 को कैंसिल, 7 8 56 हो गया है, 4 दूनी के 8 हो गया है, यानी कि 3 दूनी के 6 रुपए प्रति किलोग्राम इस वस्तु का क्या आ गया है, प्रारंभिक मूल्य आया है। ये प्रारंभिक मूल्य आया है। अपन से तो क्वेश्चन में पूछा है घटा हुआ मूल्य पूछा है। घटा हुआ मूल्य का मतलब होता है वर्तमान मूल्य, यानी अब का मूल्य, वर्तमान मूल्य या अब का मूल्य। तो अब वैल्यू क्या आती है, घटा हुआ मूल्य, ये कह देते हैं इसे, ये घटा मूल्य। इसके बारे में अपन से क्वेश्चन में पूछा है, तो कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से तो प्रारंभ में वस्तु मिल रही थी, तो 6 के हिसाब से वस्तु मिल रही थी और 30% की कमी हो गई है। तो 30% की कमी हो गई है, तो कमी कितने की हुई है, 30% की कमी हुई है। तो इसका मतलब पहले कितने में बिक रही होगी, पहले कितने में बिक रही होगी, 70 में बिक रही होगी। जो 70 की वस्तु है 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही होगी। 70 की वस्तु है जो 6 किलोग्राम प्रति वस्तु के हिसाब से बिक रही होगी, यानी कि 6 गुणा पहले, अब तो मिल रही है प्रारंभिक मूल्य के हिसाब से 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 30% की कमी होने का मतलब है वो 70 में बिक रही होगी, 70 में बिक रही होगी, 70% में बिक रही होगी, बट्टे में 100 लगा लेते हैं, तो ये घटा हुआ मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो 1 0 से इस 1 0 को कैंसिल कर लिया है। तो अब देखिए 7 6 42 है, 7 6 42 हो गया है, बट्टे में 10 है और है, तो 10 और है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 4.2, तो यही क्या है, घटा मूल्य है, घटा मूल्य है, यानी घटा मूल्य कह दो या वर्तमान मूल्य कह दो, यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अपन को प्रारंभिक मूल्य ज्ञात नहीं करना है, अपन को क्वेश्चन में ज्ञात करना है वर्तमान मूल्य या घटा मूल्य ज्ञात करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले प्रारंभिक मूल्य लिखा, प्रारंभिक मूल्य के लिए अपने सूत्र काम में लिया, कमी बटे 100 माइनस का कमी इंटू रुपए में वैल्यू बटे वस्तु का किलोग्राम में वजन। तो अपन को जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पुट किया अपन ने, पुट करने के बाद में 6 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अपना प्रारंभिक मूल्य आया है। तो ये अपन को वर्तमान मूल्य, अब का मूल्य, यह घटा हुआ मूल्य, यानी कि प्रारंभ में जो वस्तु का मूल्य था वो 6 रुपए प्रति किलोग्राम था,
लेकिन 30% की कमी हो गई है तो कितने में मिल रही होगी? अब 70 में मिल रही होगी, तो 70 से गुणा कर दिया, 70% से गुणा किया, परसेंटेज को हटाया, बट्टे में 100 लगा दिया है। तो इसे सोल्व किया तो 4.2 रुपए ये क्या हुआ आया है, घटा हुआ मूल्य आया है। और देखिए क्वेश्चन को, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 20% की कमी हो जाने से 240 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी के आरंभिक मूल्य व कम हुए भाव में अंतर पूछा है, यानी प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य में अंतर पूछा है। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही आसान तरीके से करना है, वो ही सूत्र काम में लेना है प्रारंभिक मूल्य का। तो प्रारंभिक मूल्य का सूत्र क्या होता है बताइए? तो प्रारंभिक मूल्य का सूत्र एक बार फिर लिख देता हूं, कमी बटे 100 माइनस का कमी इनटू रुपए में वैल्यू बटे किलोग्राम में वस्तु का वजन, किलोग्राम में वस्तु, ये अपना सूत्र होता था। तो इस सूत्र में अपन जो भी वैल्यू दे रखे उसको रख देते हैं प्रारंभिक मूल्य के लिए। तो प्रारंभिक मूल्य, अब देखिए प्रारंभिक मूल्य अपन यहां पे ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य तो 100 कमी कितने की हो रही है? 20% की कमी हो रही है। 100 माइनस का कमी, 100 माइनस का यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 ही आ जाएगा। इनटू में रुपए में वैल्यू कितनी दे रखी है? 240 रुपए वैल्यू दे रखी है। और 500 ग्राम अपन को ग्राम में दे रखी है, वस्तु की मात्रा ग्राम में दे रखी है, लेकिन मात्रा ग्राम में दे रखी है, इसी किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। यानी 1000 का भाग देंगे तो 1000 का भाग 500 में देंगे तो ये 1000 ऊपर चले जाएगा, यानी गुणा में चला जाएगा। तो गुणा में ले गए हैं, अब इसे ही काट लीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी के 10 हो गया है, और 20 100 के 80 हो गया है, और 4 6 24 हो गया है, यानी कि 60 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 ही आ जाएगा। 120 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यही अपना वैल्यू आ गया है। तो ये किसकी वैल्यू आई है? प्रारंभिक मूल्य की वैल्यू आई है। तो अपन को पूछा क्या है? तो पूछा ये है कि कम हुए भाव और प्रारंभिक मूल्य में अंतर पूछा है। तो पहले कम हुए भाव को भी ज्ञात कर लेते हैं। कम हुए भाव को, तो कम हुए भाव यानी अब का मूल्य बताना है। अब का मूल्य, तो अब मूल्य या वर्तमान मूल्य, तो वही क्वेश्चन बन गया है पहले जैसा। अपन को देखो 20% की कमी कर रहा है, तो 20% की कमी कर रहा है, तो 20% की कमी कर रहा है, तो इसका मतलब अब वस्तु 80% में मिल रही होगी। 80% है, बट्टे में 100 लगा लिया है। लेकिन प्रारंभ में वस्तु 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी। 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही थी। अब इसे ही सोल्व कर लेते हैं तो आपका मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 गुणा 8 करेंगे तो क्या आएगा? 12 अंटे 96, तो 12 अंटे 96 आ रहा है। तो 12 अंटे 96 आ रहा है, तो 12 अंटे 96 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये आ गया 96 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन अपन से क्वेश्चन में तो दोनों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर ही ले लीजिए। तो इन दोनों का अंतर अपन से पूछा है, तो अंतर पूछा है तो प्रारंभिक मूल्य माइनस घटा हुआ मूल्य, यानी कि कम हुए भाव, यानी घटा मूल्य या अब का मूल्य, दोनों के भाव में अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर ही ले लीजिए। 20 में से 96 घटाएंगे तो क्या बचेगा बताओ भाई? 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 10 में से 6 गए तो 4 बचा, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, तो 24 रुपए प्रति किलोग्राम अब
जो दोनों है दोनों वस्तुओं का अंतर आया है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अपन को दे रखी है किसी जो चीनी है उसके भाव में 20% की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो 20% की कमी हो गई है तो 240 रुपये में 500 ग्राम में वस्तु की मात्रा दे रखी है, तो चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो प्रारंभिक मूल्य और कम हुए भाव में अंतर अपन से पूछा है। यहाँ पे यही बात याद रखने की, अंतर पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य अपन ने ज्ञात कर लिया है यहाँ से। तो प्रारंभिक मूल्य देखो कैसे निकाला है, कमी बटे 100 माइनस का कमी इंटू रुपए में वैल्यू बटे 500 ग्राम। ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज किया, 1000 का भाग देके 1000 का भाग देंगे तो ये गुणा में चल जाएगा 1000। तो यहाँ पे हल कर लिया है। तो इसको हल किया तो 120 रुपये प्रति किलोग्राम क्या आया है अपने पास, प्रारंभिक मूल्य आया है। तो अब देखिए अपन को अब बताना है जो आपका यह वर्तमान मूल्य और ज्ञात करना है। तो पहले 20% की क्या हुई है कमी, तो अब वस्तु 80 में मिल रही होगी। 80 बटे 100 इंटो में 120 रुपये, यानी प्रारंभिक मूल्य तो 120 रुपये था, तो आपका मूल्य कितना आ गया है 96 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर ले लिया है, तो अंतर कितना आया 24 रुपये प्रति किलोग्राम। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन है अपना, नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, नमक के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। कमी होने पर एक खरीद पर 100 रुपये में 5 किलोग्राम नमक अधिक खरीद सकते हैं। तो नमक का घटा मूल्य का मतलब अब का मूल्य या वर्तमान मूल्य अपन को बताना है। तो पहले प्रारंभिक मूल्य तो ज्ञात कर ले तो है। तो प्रारंभिक मूल्य देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, वही अपन सूत्र में काम में लेंगे। कमी बटे 100 माइनस का कमी, कमी कितने की हो रही है 20 की, 100 माइनस का कमी, 100 माइनस का कमी इंटू रुपए में वैल्यू कितनी दे रखी है 100 रुपए, बटे 4 किलोग्राम है वस्तु का वजन, तो 4 किलोग्राम लिख दिया अपन ने। अब देखिए इसे ही सोल्व कर लीजिए, सोल्व कीजिए इसे, बटे 80 इंटू 100 बटे 4, ये रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है पहले से ही। देखिए 20 के 80, 4 से इसको काटा तो 25 बार कटा है, तो अपने पास क्या मान आया गया 25 बटे का 4 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये तो प्रारंभिक मूल्य आया है अपना, प्रारंभिक मूल्य आया है ये तो। लेकिन अपन को क्वेश्चन में पूछा है घटा मूल्य यानी अब का मूल्य या वर्तमान मूल्य। तो अब मूल्य क्या होगा, अब देखिए प्रारंभ में वस्तु मिल रही थी 25 बटे 4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तब 20% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो 20% की कमी का मतलब है अब वस्तु 80 में मिल रही होगी और बट्टे में 100 लगा लेंगे। 80% में मिल रही होगी तो परसेंटेज इनको हटाया, बट्टे में 100 लगा लिए। इसे ही सोल्व कर लेते हैं। 25 चौके 100, 4 दूने के 8, फिर 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पंजे 20, यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अब वस्तु का वजन आया है। तो अब देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीद पर 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद सकते हैं। तो नमक का घटा हुआ मूल्य अपन से पूछा हुआ है। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य अपन को दे रहा है क्वेश्चन में, तो प्रारंभिक मूल्य अपन से क्वेश्चन में निकालना है पहले तो 100 कमी बटे 100 माइनस का कमी इंटू रुपए में वैल्यू बटे वस्तु का किलोग्राम में वजन। इसमें वैल्यू पुट कर दी, जहाँ जहाँ वैल्यू दे रखी है उसको सोल्व किया तो 25 बटे 4 रुपए प्रति किलोग्राम आया है। तो अब का मूल्य यानी वर्तमान मूल्य अपन से पूछा है, तो 25 बटे का 4 इंटू यानी 20% की कमी हो गई है, तो अब 80 में मिल रहा होगा, 80% में मिल रहा होगा, बट्टे में 100 लगा लिया है। तो इसे सोल्व किया तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अपन को वस्तु मिल रही होगी। तो और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है। प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है।
यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और अपने खर्च में 40% की वृद्धि कर दे तो बताओ उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ये क्वेश्चन में पूछा है अपन से कि कितने % की वृद्धि या कमी होगी। तो बचत के बारे में पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बिना x माने ही क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगा। देखो अब देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रवीण ने अपनी आय, तो मान लीजिए आय उसकी क्या थी 100 थी। फर्स्ट टाइम आय क्या थी उसकी 100 थी। तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है जो 30% खर्च कर रहा है। तो 30% खर्च कर रहा है का मतलब 30% को खर्च कर दिया है। तो इसका मतलब बचत कितनी हो गई होगी, 30% खर्च कर रहा है, 100 में से 30% खर्च कर दिया तो 70% की क्या हो गई होगी, उसे बचत हो गई होगी। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब पहले तो ये काम था और अब ये काम हो रहा है, तो 20% की वृद्धि यानी कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% बढ़ा दिया इसमें, तो बढ़ा दिया तो कितना हो गया होगा 120। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है और अपने खर्च में 40% की वृद्धि कर दे तो अपने खर्च में कितने की वृद्धि कर रहा है, 40% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, खर्च में वृद्धि कर रहा है। अब खर्च का वृद्धि % निकालना है अपन को, 30% था पहले खर्च, अब 40% की वृद्धि का मतलब 140 का हो रहा है। बट्टे में 100 लगा लेते हैं, इसे ही सोल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0, इसे 1 0 से 1 0। तो 14 को 3 से गुणा किया, 14 दूना 28 और 14 थी 42, यानी कि 42 रुपए इसमें अब खर्च हो रहे हैं। तो 42 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 120 में से 42 को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये बचत आ जाएगी अपने पास। तो बचत ज्ञात कर लीजिए, इसको सोल्व किया अपन ने। ठीक है, तो 120 है और ये 40 है, सॉरी 42 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 10 में से 2 गए तो कितना बचा, 8 बचा, 8 बचा है। 10 में से 2 गए तो 8 बचा है, 11 में से 4 गए तो 7 बचे गए, मतलब 78 बच गए, यानी 78% अपने पास वैल्यू बची है। तो अपन को देखिए क्वेश्चन में पूछे है बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो बचत में अब देखो यहाँ पहले बचत 70 थी, तो अब बचत कितनी हो रही है 78, तो कितने की वृद्धि हो रही है बचत में, 8 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है। प्लस का चिन्ह का मतलब वृद्धि ही है। ठीक है, तो अपन को परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो परसेंटेज वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे, देखिए 8 की वृद्धि हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि किस पर हो रही है, 70 पर हो रही है, 70 पर हो रही है। परसेंटेज वृद्धि बतानी है तो 100% से गुणा कर देना है। तो इसे ही सोल्व कर लीजिए, इस 0 से इस 0 कैंसिल। देखिए 8 और 10 को गुणा करेंगे तो 80 हो गया, 80 में 7 का भाग देंगे तो क्या हो गया, 7 एकम 7, बच गया 1, फिर दोबारा से 7 एकम 7, फिर बच गया 1, फिर पॉइंट लगा लिए है, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर बच गया 1, फिर 7 एकम 7, फिर बच गया 3, फिर 3 बच गया है यहाँ पे, फिर पॉइंट लगा लिए, फिर 0 उतार लिए, फिर 7 चौक 28 है, 7 चौक 28, फिर बच गए 2, फिर बच गए 2, तो हो गए हैं 20, तो 7 दूनी की 14, तो 11.2, 11.42%, 42% की क्या हो रही है, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 11.42% की वृद्धि। यदि परसेंटेज रूप में इस तरह से दे रखा है तो इस तरह से कर देंगे, यदि इस तरह से नहीं दे रखा है तो अपन को आंसर इस तरह से दे रखा होगा, शायद तो भिन्न रूप में मान दे रखा होगा, मिश्र भिन्न के रूप में। 11 सही कितना बच रहा था 3, तो 11 सही 3/7%, तो ये भी यही आंसर भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग निर्भर करेगा, तो परसेंटेज पॉइंट रूप में दे रहा तो इस रूप में, भिन्न रूप में दे रहा तो इस रूप में ज्ञात कर लेंगे। तो अब एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है। तो 30% खर्च करता है, तो पहले आय अपने पास मान ली है 100 आय थी पहले, तो 30% खर्च करता है तो 70% की बचत हो रही होगी।
और आगे क्या कह रहे हैं कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि है तो 20% की वृद्धि कर दी, तो पहले आय 100 थी तो अब 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गई होगी। आगे कह रहे हैं कि खर्च 30%, पहले अब खर्चे है जो 40% की वृद्धि हो जाती है, 30 का 40% की वृद्धि निकाल रहे हैं तो 40% की वृद्धि का मतलब 42 हो गया है। इन दोनों का अंतर लिया है तो बचत अपने पास आ गई है, 78% की बचत आ गई है। तो ये वृद्धि हो रही है 70 से बढ़कर 78 हो गया है, यानी 8 की वृद्धि हो रही है। 8 की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है? 70 पर बढ़ रहा है। 70 पर बढ़ रहा है तो 70 को नीचे लिखा, 8 को ऊपर लिखा, परसेंटेज वैल्यू अपन को बताने तो 100% से गुणा कर दिया तो 11.42% हो गया एक आंसर। या फिर ऑप्शन में ये ना मिले तो ये हो सकता है आंसर 11 सही 3/7%, तो यह आंसर है। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, नरेश की मासिक आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% क्या है? अधिक है। तो 30% अधिक है, यानी कि एक तो नरेश है, एक नरेश नाम का एक व्यक्ति है, एक नाम है रघु नाम का एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति का नाम है विशाल, यानी वी से नोट कर दिया है। तो ये कह रहे हैं नरेश की मासिक आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक की कह रहा है, ये 30% अधिक है। आगे क्वेश्चन में पढ़ो, रघु की मासिक आमदनी विशाल की मासिक आमदनी से 20% कम है। तो रघु की मासिक आमदनी विशाल की मासिक आमदनी से 20% कम है, यानी कि इसका 100% है, तो इसका मतलब 20% कम रघु है, तो 20% कम है जो रघु है, 20% कम रघु है, तो इसका मतलब ये 80 हो गया होगा, 80 हो गया होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि नरेश और विशाल की मासिक आमदनियों का अंतर, नरेश और विशाल की मासिक आमदनियों का अंतर अपन को दे रखा है, मासिक आमदनियों का अंतर अपन को दे रखा है, जो कितना दे रखा है वो अपन को 800 दे रखा है। तो रघु की मासिक आमदनी कितनी थी ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। तब देखिए अब अपन पहले इसकी वैल्यू भी तो ज्ञात कर ले, इसकी वैल्यू के बारे में कह रहे थे, नरेश की मासिक आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है, तो इसका 30% अधिक निकाल लेते हैं, यानी 80 का 30% अधिक निकालेंगे तो नरेश की मासिक आमदनी आ जाएगी। निकालिए इसका 30% अधिक, तो 13 अंट्यो 104, 13 अंट्यो 104, 13 अंट्यो 104 होता है। तो 104 है जो नरेश की आमदनी आ गई है, मासिक आमदनी आ गई है। तो अब आगे अपन से क्वेश्चन में दे रहा है कि नरेश और विशाल की मासिक आमदनी का अंतर, तो नरेश और विशाल की मासिक आमदनी का अंतर भी अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो इसका अंतर लिया है तो कितना आया? 4 का अंतर आया है। तो क्वेश्चन का अंतर कितने का दे रखा है? 800 का दे रखा है। तो ये अंतर के बराबर ही है कि नहीं है? तो अंतर के बराबर है, तो इसका भाग इसमें दे देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी के 8, यानी कि 200 आ गया है। अब इस 200 को अपन रघु के अनुपात से गुणा कर दे तो रघु की मासिक आमदनी नहीं आ जाएगी क्या? तो इसके 200 को इससे गुणा कर देंगे 80 से, इस 200 को 80 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी के 16, 30, ऐसे कैसे? तो 16,000 रुपये, 16,000 रुपये ये किसकी आमदनी आ रही है? रघु की आमदनी आ रही है। यही अपना क्या है? आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नरेश की आमदनी रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं रघु की मासिक आमदनी विशाल की मासिक आमदनी से 20% कम है। 20% कम है, कौन है? रघु कम है विशाल से, तो विशाल 100 था तो 20% कमी का मतलब ये 80 होगा, ये 80 है। तो अपन के आगे भी क्वेश्चन में पहले लैंग्वेज में फर्स्ट टाइम में लाइन यही लिख रहा है कि नरेश की मासिक आमदनी है जो रघु की मासिक आमदनी से 30% अधिक है, तो इसका 30% अधिक निकाला है तो 104 रुपये आए हैं। तो इसका अंतर अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, तो इनका अंतर भी अपन को नहीं निकाल लिया है। तो इनका अंतर आया है 4 आया है, 200 800 में भाग दिया 200 आया है। अब रघु के मासिक आमदनी के वेतन से इसको गुणा कर दिया तो रघु का मासिक आमदनी का वेतन आ गया है 16,000 रुपये। तो यह आंसर था। तो अब देखिए, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।